हेलो, जय भीम सभी को। आवाज़ मेरी आ रही है? आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है क्या? एक बार ज़रा-सा हाथ उठा के बता दें कि आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं? हेलो? यस, आई थिंक ढेर सारे लोग हैंड रेज़ कर रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई दे रही है। हमारे साथ नितिन मेश्राम जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। मैं सर आपको को-होस्ट का इनविटेशन भेज रहा हूँ। कृपया करके एक्सेप्ट कर लें, ताकि अगर कोई मेरी तरफ से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, तो आप इस स्पेस को रन कर पाएँ। सो थैंक यू, नितिन जी ऐड हो गए और बहुत ढेर सारे साथी जुड़ रहे हैं। आज हम लोग एक बहुत ही अर्जेंट मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और इस पर हम लोग बात करना शुरू करें उसके पहले जो है, मुझे पता है कि इस समय इंडिया में रात के 11 बज रहे हैं और मैं लंदन में हूँ। यहाँ शाम के 5:30 बज रहे हैं। अभी-अभी मैंने क्लास पढ़ा के ख़त्म किया है, और मीन्स यही समय था जिस समय मैं ये स्पेस शुरू कर सकता था, और बहुत अर्जेंट इशू था। इस वजह से इस स्पेस को हमने सोचा कि बातचीत शुरू कर देते हैं। भले ही कम लोग जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि ढेर सारे लोग इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। सो तो इसके पहले हम लोग इस इशू को बातचीत शुरू करें, मैं चाहूँगा कि एक बार सब लोग अगर ये ट्विटर स्पेस को अपने-अपने ट्विटर वॉल पर शेयर कर दें, तो ढेर सारे लोग जो है, जो और भी लोग तमाम लोग जुड़ना चाहेंगे, वो जुड़ सकते हैं, वो लोग भी जुड़ जाएँगे। इस चर्चा का में पार्टिसिपेट कर लेंगे। उसके साथ ही ये स्पेस जो है, वो अ, ऑडियो इसका अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द केस में अ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ऑडियो ढेर सारे लोग कल तक सुनेंगे। सो चर्चा हम लोग इस विषय पर करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिछले 8-10 सालों से तमाम जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन के केसेस को 2005 के 2000 के बाद जो है अलग-अलग तरीके से चैलेंज किया गया है। एक केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, जिसमें ये डिमांड की गई है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर जो है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। इसके बाद एक दूसरी जो महत्वपूर्ण केस थी, वो केस है कि क्या शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। ये बहस जो है 2000 2000 के आसपास शुरू हुई ओरिजिनली, जब उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक हुकुम सिंह नाम से कमेटी बनाया। उस हुकुम सिंह कमेटी ने शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को, ओबीसी रिजर्वेशन को 3 भागों में विभाजित करने का सुझाव दिया। पिछड़ा वर्ग, मोर बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास और मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ये इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी है। वैसे ही शेड्यूल कास्ट में उन्होंने कहा कि 2 कैटेगरी बना दी जाए, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में चमार, जाटव, धुसिया, झुसिया, इन 4 जातियों को शामिल किया जाए, और बाकी कैटेगरी बी में बाकी सारी जातियों को शामिल किया जाए। इस तरह का हुकुम सिंह कमेटी की। हुकुम सिंह जानते हैं आप लोग कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आई थिंक कैराना विधानसभा से एमएलए हुआ करते थे, गुर्जर जाति से बिलॉन्ग करते थे वो। वो इशू हुकुम सिंह कमेटी के बाद लगभग-लगभग ये नॉर्थ इंडिया में अलग-अलग राज्यों में इस तरह की कोशिश होना शुरू हुई। राजस्थान मीन्स पंजाब की केस में, और हरियाणा में, बिहार में, और तमाम जगहों पर।
और इसमें जो है आर्गुमेंट ये दिया गया, तर्क ये दिया गया है कि तमाम जो है जो जातियां हैं शेड्यूल कास्ट में, जो न्यूमेरिकली स्मॉलर जातियां हैं, वो जो है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं इंश्योर हो पा रहा है, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, और इस तरह के बहुत ढेर सारे लॉजिक दिए। मेन लॉजिक वो दिया गया, लेकिन इसके पीछे का एक एक पॉलिटिक्स भी है, और वो पॉलिटिक्स जो है उस पर भी हम लोग आज जी सर। अरविंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बाकी लोगों को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, एक बार जरा सा हाथ उठा दें सब लोग, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? संतोष जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अरविंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, बाकी लोग तो कह रहे हैं आ रही है आवाज। हेलो। आपको अरविंद जी की आवाज आ रही है? यस यस, सब लोग हाथ उठा रहे हैं सर। सो आवाज नहीं आ रही है, आ आ रही रही है। है, आ रही है, आ रही है। चावड़ा जी बताइए, अरविंद जी की आवाज आ रही है क्या आपको? ओके। सो यस, जी सर। सो ये जो है मीन्स लंबे समय से ये एक कोशिश चल रही थी। ऐसे में 2007 के आसपास, जब जस्टिस केजी बालाकृष्णन चीफ जस्टिस थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एक एक मामले में एक संविधान पीठ जो है, 5 जजों की पीठ ने एक जजमेंट दिया, जिसमें ये बताया कि शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन, मतलब 2 कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट के अंदर जो जातियां इंक्लूडेड हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत वो लिस्ट बनती है, जिसमें किसी जाति को इंक्लूड किया जाता है। उसका एक लंबा प्रोसीजर है, और उसने माना कि जब उस लिस्ट में जाति को इंक्लूड कर लिया गया, तो वो एक होमोजीनियस कैटेगरी मानी जाएगी। और होमोजीनियस कैटेगरी इस सेंस में मानी जाएगी क्योंकि शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है वो बनी है अनटचेबिलिटी के बेसिस पे। अनटचेबिलिटी उसका मेन क्राइटेरिया था। जब 1932 में 1932 में शेड्यूल कास्ट की पहली लिस्ट जारी हुई थी, तो उसमें 31 और 32 की सेंसस में उस डॉक्यूमेंट्स को जब देखेंगे तो उसमें 6 क्राइटेरिया निर्धारित किए गए थे कि शेड्यूल कास्ट किसको माना जाएगा। और 6 क्राइटेरिया में 4 क्राइटेरिया जो है हिंदू रिलीजन से रिलेटेड थे, कि ये क्राइटेरिया है, और उसके बेसिस पर उसमें जिन जातियों को ये पता जिन जातियों के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है, उसमें उन जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया गया। उसमें एक चीज और भी हुआ, जब वो 1931 की में जातियों की एक पहली टेंटेटिव सूची जारी हुई, तो वो टेंटेटिव सूची जो है, आ, उस टेंटेटिव सूची को उसमें बहुत ढेर सारी जातियां थी, और उस समय तमाम जातियों ने विरोध किया था कि उन्होंने कहा कि हम जो है शेड्यूल कास्ट नहीं है, हमारे साथ अनटचेबिलिटी नहीं होती है। उनमें एक एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश की राजभर जाति का है कि उसने भी विरोध किया था, और उसका ऑफिशियल जो है, उस समय के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अवध प्रांत के, उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि राजभर जो लोग जो है इस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं, वो लोग अनटचेबिलिटी नहीं फेस करते हैं, और जो है वो अनुसूचित जाति में इस वजह से उनको शामिल करना गलत है। और उस वजह से 1932 में के बाद ओरिजिनल लिस्ट जो है शेड्यूल कास्ट की, वो 1935 में 36 में प्रकाशित हुई। लेकिन तो जो उसके बनने की प्रक्रिया थी वो 1931 के बाद से उसमें बहुत ढेर सारी जातियों ने वॉलंटरली जो है प्रोटेस्ट करके कहा कि हम अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। सो कमिंग बैक ऑन प्रेजेंट इशू, जो बट पिछले 20 सालों में खासकर जब से उत्तर भारत में दलित राजनीति ने अपना जो है प्रेजेंस बढ़ाना शुरू किया और मीन्स ग्रेजुअली राइज होना शुरू हुआ असर्शन, वैसे में एक जितनी भी रिएक्शनरी फोर्सेस थी उसमें दोनों ही फोर्सेस, एक फोर्सेस आप जो इंडियन रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र की जो फ्यूडल ताकतें थीं, जो कि समाजवादी पार्टियों के साथ में अलाइन कर गई थी, और दूसरा जो आपके सामने ब्राह्मणवादी ताकतें थी, जो कि बीजेपी और कांग्रेस के उसमें वर्क करती थी, मीन्स उनके साथ अलाइन हो रही थी। पहले वो फोर्सेस ज़्यादातर कांग्रेस के साथ थी, लेकिन ग्रेजुअली वो बीजेपी के साथ आना शुरू हुई। उन उन सारी फोर्सेस ने एक जो बहुत बड़ा थ्रेट, उनकी दोनों की राजनीति को जो बड़ा थ्रेट दिखाई दे रहा था, वो थ्रेट जो है वो दलितों की राजनीति से दिखाई दे रहा था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि जब चूंकि ये इसमें महत्वपूर्ण बात ये है समझने की, क्योंकि राजनीति और पॉलिटिकल पावर पोजीशन कोई भी गेन कर ले, वो ज्यादा समस्या की बात नहीं है, लेकिन तो दलितों के साथ समस्या ये है कि भारत के समाज में जो है उनको एक खास डेजिग्नेशन डिसाइड किया गया गया रहा है, और ऐसे में जब वो राइज होके आ रहे थे तो उनके लिए बहुत बहुत दिक्कत हो रही थी। मीन्स वो पूरी ट्रेडिशनल जो है पूरी हायरार्की को ब्रेक डाउन कर रहे थे। इसमें एक एग्जाम्पल है कि एक प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हुए थे, उन्होंने कहा था कि जो है शेड्यूल कास्ट के बारे में, उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मीन्स बिना आग के धुआं नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा था कि पैर की जूती पैरों में ही रहे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो सर पे चढ़ जाए तो दिक्कत होती है। ये उनका जो है जो राइजिंग दलित असरसन था 70-80 के आसपास जब शुरू हुआ, तो उसको उसको लेकर उनका कमेंट था। सो इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान कुछ चीजें राइज हुई, और उसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, दो काम उसमें किए गए हैं। एक काम तो ये करने की कोशिश हुई कि जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है उसके अराउंड बहुत ज्यादा गोलबंदी हुई है। शेड्यूल कास्ट में दो इश्यूज की वजह से बहुत गोलबंदी हुई है। एक तो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन, एंड सेकेंड चीज जो है जो गोलबंदी हुई है वो है SC/ST एक्ट। ये कुछ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इन जातियों को यूनाइट करते थे। इसमें अलग अलग समुदाय में इसमें जो अलग अलग जातियां हैं उनको उनको यूनाइट करते थे। बट कुछ समय से ये कोशिश की जा रही है, और तीन तरीके की कोशिश की जा रही है। एक कोशिश ये की जा रही है कि शेड्यूल कास्ट के में तमाम जो है नई जातियों को शामिल कर लिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की कुछ जातियों को शामिल कर लिया जाए। ये एक आर्गुमेंट दिया जाना शुरू हुआ कि जो है इस वजह से तमाम जो है मीन्स कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो उन दो चार कमीशन वमीशन भी बना लिए लोगों ने, 10-15 लोगों ने मिलके, और कमीशन की रिपोर्ट लिख डाला कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। एक पूरी प्रक्रिया चली है उसमें। दूसरी जो महत्वपूर्ण कोशिश ये हुई है वो ये हुई है कि जो जातियां 1930-32 में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जो है हम लोग अनटचेबल नहीं हैं,
उन जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने की कोशिश लगातार की गई है अलग-अलग तरीके से। ये कहा जाना शुरू हुआ कि ये जातियाँ तो इनसे बैकवर्ड हैं, शिक्षा में बैकवर्ड हैं और जो है तमाम अन्य चीज़ों में बैकवर्ड है। ये आर्गुमेंट दिया जाना शुरू हुआ। तीसरा जो आइडिया था वो था कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को ही कैटेगराइज कर दीजिए, 2 भाग में बना दीजिए, 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में। तो इसका जो है ये एक अन्य तरीका अडॉप्ट करने की कोशिश की गई। ऐसे में एक जो एस्पेक्ट था शेड्यूल कास्ट के सब कैटेगराइजेशन के मामले को, उसको 2007 में जस्टिस केजी बालाकृष्णन जब भारत के चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने उस एस्पेक्ट को, हम कहते हैं कि जिसको पूर्ण विराम लगा दिया था उस समय के लिए, मतलब तब से तो अब तक ही दिखाई देता है, पूर्ण विराम लगा दिया था कि उन्होंने जजमेंट, एक उनकी बेंच अध्यक्षता में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 जजों की बेंच बैठी और उसने कहा कि नहीं, शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है वो एक क्राइटेरिया पर बनती है और वो क्राइटेरिया है आपका, उसकी लिस्ट को बनाने के अपने जो है वो क्राइटेरिया थे। 6 क्राइटेरिया हमने बताया कि 1932 में जब लिस्ट बनी थी तो वो 6 क्राइटेरिया अगर कोई जाति समुदाय क्लियर करता है तभी वो शेड्यूल कास्ट में शामिल हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल कि मुस्लिम की जातियां शेड्यूल कास्ट में इस वजह से नहीं शामिल हो सकती थी क्योंकि उसमें जो 6 क्राइटेरिया थे उसमें 5 जो है वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड थे कि रिलीजियस टेक्स्ट में आपको प्रोहिबिटेड होना चाहिए, अपर कास्ट आपके हाथ से पानी नहीं पीता हो, ये सब डिमॉन्स्ट्रेशन करने के वो एक क्राइटेरिया फिक्स थे। उसमें ये सब क्राइटेरिया नहीं था कि जो है कि अच्छा ये एजुकेशन कितना बैकवर्डनेस है इस समुदाय में इतने लोग नौकरी करते हैं, या या जो है या कोई अन्य चीज़, इस तरह के क्राइटेरिया नहीं थे। वो 6 क्राइटेरिया फिक्स किए गए थे कि वो 6 क्राइटेरिया क्या है। अब तो केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये पाया था कि चूंकि ये 6 क्राइटेरिया फिक्स करके जो है इन जातियों को, मीन्स इसेंशियल ये डेफिनेशन है और ये एक होमोजीनियस कैटेगरी है जो कि जो कि आपकी इस तरह से बनती है कि मीन्स उनके कॉमन अनटचेबिलिटी के एक्सपीरियंस हैं, उस बेसिस पे ये कास्ट बनाई जा रही हैं, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट तैयार की जाती है। ऐसे में उसका फर्दर सेपरेट डिवीजन नहीं हो सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब जब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट की बात, जो कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत तैयार होती है, जब ओरिजिनली संविधान सभा की बहस पढ़ेंगे तो उस संविधान सभा की बहस में ये सवाल उठा कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में नई जातियों को कौन जोड़ सकता है जो अगर कुछ जातियां छूट गई हों, क्योंकि उस समय ये बातचीत चल रही थी उसकी नई जातियां छूट गई होंगी। उसका एक कारण है था 1947 में कि उसे उस समय जब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बन रही थी तो केवल जो है जो ब्रिटिश एडमिनिस्टर्ड राज्य थे वहीं पर लिस्ट बनी थी, ना कि जो है जो जो राज्य जो है जो जो जिनको हम कहते हैं देसी रियासतें, उन जगहों पर उस तरह की लिस्ट जो है हर जगह नहीं बनी थी। तो उन जगहों पर उन लिस्ट को भी अपडेट करना था। कुछ जाति ऐसी हो सकती है जो वैसे राज्य में हो लेकिन वो ओरिजिनल शेड्यूल कास्ट में नहीं हो। तो ये सब बात भारत के संविधान सभा में हो रही थी कि ठीक है, अगर लिस्ट में किसी जाति को बाहर करना हो, जोड़ना हो, बाहर करना हो तो कैसे होगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ये हो रही थी, तो उसमें जो है लिस्ट में जोड़ने की जो पावर दी गई थी वो दी गई थी राष्ट्रपति को कि एक प्रक्रिया होगी जिसमें कि एससी-एसटी कमीशन इंक्वायरी कराएगा। उस समय एससी-एसटी कमीशन टर्म नहीं था, ये था कि एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का स्पेशल ऑफिसर होगा। वो लिस्ट में डालेगा और जब एक बार लिस्ट में किसी जाति को डाल दिया गया, तो वैसे में केवल जो है संसद के कानून से ही किसी जाति को बाहर किया जा सकता है। इस मामले में एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि संविधान सभा में जब इस पर बात हुई कि
क्या राज्य सरकारें ये काम कर सकती हैं? तो उस समय ये डिबेट हुआ, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि नहीं, राज्य सरकारें किसी भी इस लिस्ट में किसी जाति को बाहर और जोड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि जो है राज्य सरकारों में राज्यों के स्तर पे बहुत अलग-अलग तरीके की पॉलिटिक्स हो सकती है और वहाँ जो है वो लिस्ट में किसी को घटा-बढ़ा सकते हैं, वो पॉलिटिकल रीज़न से घटा-बढ़ा सकते हैं। ये एक एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इस पूरे पक्ष में एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। 1935 में जो ओरिजिनल लिस्ट बनी थी, उसमें जो लोग हिंदू धर्म से सिख धर्म में कन्वर्ट कर गए थे, उनको अनुसूचित जाति में नहीं शामिल किया गया था। लेकिन तो इसमें एक कैविएट था। कैविएट ये था कि अनुसूचित जाति के लोग पंजाब में सिख धर्म में उस समय कन्वर्ट केवल इस वजह से नहीं हो रहे थे कि कोई वॉलंटरी कन्वर्जन हो रहा था, मतलब अपने मन से लोग कन्वर्ट हो रहे थे, बल्कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये बताया गया कि जब भारत में रूल बन गया कि प्रोपोर्शनेट में रिप्रेजेंटेशन होगा सभी समुदाय, खासकर रिलीजन बेस पे, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस और मुस्लिम, तो उस समय जो है सिख धर्म में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अनुसूचित जाति के लोगों को ज़बरदस्ती बनाया जा रहा था, कि कहा जा रहा था कि आप लोग जो है जो हिंदू दलित थे उनको, या जो है जो हम मैं सिंपल सा कहूँ, जो दलित समुदाय के लोग थे उनको अनुसूचित जाति में उनको जो है सिखिज़्म में घुसाया जा रहा था। लेकिन जब संविधान सभा में अनुसूचित जाति की लिस्ट अपलोड हुई, तो सभी धर्म के लोगों ने अपना-अपना रिलीजियस रिज़र्वेशन छोड़ दिया, जिसमें सिख लोगों ने भी छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया था। सो मैंने इस पर पेपर में, अपने एक पेपर में जो है इसका पूरा ज़िक्र किया है, वो पहले ही शुरू-शुरू में लगा होगा। सो उसमें ये बातचीत हुई कि अ, क्या जो है सिख लोगों ने फिर उसके बाद डिमांड करना शुरू कर दिया, कहा कि अनुसूचित जाति का रिज़र्वेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उन्होंने ये स्पेसिफिक डिमांड रखा कि संविधान सभा के सामने, कि अनुसूचित जाति और जनजाति का रिज़र्वेशन पंजाब में ना लागू किया जाए। ठीक? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये है कि पंजाब में तो ऑलरेडी अनुसूचित जाति के लोग हैं, मीन्स शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो अदर देन सिखिज़्म प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सिख लोगों ने ये कहा कि नहीं, अनुसूचित जाति का रिज़र्वेशन पंजाब में नहीं लागू किया जाए, और अगर लागू किया जाता है, तो अनुसूचित उस लिस्ट में जो है सिखों की कुछ जातियों को शामिल किया जाना चाहिए। वैसे में ये डिमांड जो है उस समय की अकाली पार्टी ने किया था। अकाली दल जो है, उस वो पार्टी जो है 1919 के आसपास आई थिंक बनी थी अकाली दल। इसकी इस तरह की डिमांड थी। और वैसे में भारत के, हालाँकि जो है सरदार पटेल वगैरह ने, सबने इस चीज़ पर विचार किया, तो उन्होंने कहा कि ये सौदा ज़्यादा बुरा है कि अनुसूचित जाति का रिज़र्वेशन पंजाब में पूरी तरीके से ना लागू हो, क्योंकि जो ऑलरेडी वहाँ अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो कि कुछ समथिंग जो भी रहे होंगे, जो नॉन सिख थे, उन लोगों के लिए बहुत नुकसान होगा। और ऐसे में उन लो संविधान सभा ने इस माँग को एक्सेप्ट कर लिया कि जो सिखों की अनुसूचित जाति है, सिखों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाएगा। और 1950 में उन्होंने, जब पहला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ, तो उसमें उन्होंने लिख दिया कि मज़हबी, कबीरपंथी, सिल्कगार और ये जातियाँ शेड्यूल कास्ट में शामिल होंगी। उसमें जो है सिखों की ये जातियाँ मानी जाएँगी शामिल। बाद में 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट डिस्टर्ब हो गई थी, और भी मैंने बताया कि जो है नए राज्य, देसी रियासतों का विलय हुआ। वैसे में शेड्यूल कास्ट का
वो मीन्स नई जातियों को तमाम जातियाँ नहीं आइडेंटिफ़ाई थी, उनकी पूरी लिस्ट को अपडेट करने के लिए 1956 में दोबारा से संशोधन आदेश निकला था राष्ट्रपति में। ये सब कुछ चीज़ें मैंने अपने एक पेपर में डिस्कशन किया है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। Now, coming back on our original question. So, सब कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन का एक डिमांड मैंने शुरू-शुरू में बताया कि जब जो है उत्तर भारत में दलित राजनीति ने अपना एक इंडिपेंडेंट पहचान बनाने की कोशिश किया, तो पहली जो है एक वहाँ से शुरुआत हुई। पहला जो है कोशिश ये हुई कि रिएक्शनरी फोर्सेस की तरफ से कि इसको कैसे स्कैटल डाउन किया जाए, कट कट डाउन किया जाए। दूसरी कोशिश जो है वो पंजाब से दोबारा से हुई, और वो पंजाब से इस वजह से हो रही है कि जो अनुसूचित जाति हैं, सिख और अनुसूचित जाति जो वहाँ पर शामिल हैं, मीन्स अनुसूचित जाति जो कि अ, उसमें मीन्स गैर सिख हैं, वहाँ एक कॉन्टिन्यूअस रिलीजियस जो है, जो जो यूनिटी वहाँ कभी बन नहीं पाई। हमेशा लोग कहते हैं कि पंजाब में सबसे ज़्यादा दलित पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन 33% के आसपास है। मान्यवर कांशीराम वहीं से आते थे। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं खड़ी हो पाई, कभी कोई जो है यूनिटी नहीं खड़ी हो पाई। और वैसे में हाल-फिलहाल में पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में ग्लोबली जो वाल्मीकि समुदाय के लोग थे, जिनमें जो कि वहाँ मज़हबी कहे जाते हैं, मज़हबी सिख लोग, उन लोगों का एक सेपरेशन हो रहा है, कंटीन्यूअसली सेपरेट हो रहे हैं। जो है सिखिज़्म से वो वाल्मीकि धर्म वगैरह अपना सेपरेट बना लिए हैं। यहाँ लंदन में उनके अपने सेपरेट जो है मीन्स वाल्मीकि मंदिर वगैरह हैं। तो ये दुनिया भर में ये ट्रेंड हो रहा है। ये एक वहाँ एक पंजाब में मीन्स बड़ा कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे इमर्ज हुआ है। वैसे में पंजाब से ये केस दोबारा से राइज हुई कि क्या जो है शेड्यूल कास्ट के रिज़र्वेशन को सेपरेट कर दिया जाए क्या? सो मेरा जो मैं जो उसमें अभी से स्पेकुलेट करता हूँ, वो स्पेकुलेशन मेरा ये है कि वो जो है जो 1950 में संविधान सभा में जो अकाली दल ने उस समय बोला था कि अनुसूचित जाति का जो है, अनुसूचित जाति में या तो सिख लोगों को शामिल करो, नहीं तो जो है इसको शेड्यूल कास्ट रिज़र्वेशन ही पूरे पंजाब में ना लागू करो। तो उस तरह की एक शायद एक एक जो है वो थॉट जो है वो मुझे लगता है कि अंडरकरेंट में है, मैं गलत भी हो सकता हूँ वहाँ से पंजाब से। लेकिन एक एक उस थॉट को कंटिन्यूअसली कराए जाने की कोशिश है कि जो है जो रिलीजियस डिस्टिंक्शन है, उस रिलीजियस डिस्टिंक्शन को रिलीजियस डिफरेंस है, उस रिलीजियस डिफरेंस को बढ़ाया जाए और उसको कम ना होने दिया जाए, क्योंकि अगर कम होगा तो अनुसूचित जाति की अपनी एक सेपरेट पॉलिटिक्स हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में जो 1930 2007 वाला केजरीवाल केटन का जजमेंट है, वो जजमेंट जो है वो जजमेंट चैलेंज हुआ और अभी सरप्राइजिंगली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 7 सदस्यीय एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया है, और वो बेंच अरविंद अरविंद, जी, एक एक कंटेक्स्ट इसमें यह है कि ये जो लिटिगेशन है वो अकाली गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है। यस, 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 और ये यस। कानून जो है 2006 में जब अकाली गवर्नमेंट बनी 10 साल के लिए, तो जैसे ही उनकी सरकार बनी इमीडिएटली उन्होंने ये शुरू किया है। हुँ, हुँ, हम्म। ओके। सो कमिंग बैक मीन्स वो कहाँ से आ रहा है, मैं पूरा जो है उसकी एक हिस्टोरिसिटी ही ट्रेस करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कैसे शुरू हुआ है। वो आप जब आप लोग संविधान सभा में बहस पढ़ेंगे और जो नेगोशिएशन हुआ है, मतलब नेगोशिएशन एक तरीके की धमकी थी, बल्कि सरदार पटेल ने इस मामले को लेकर बहुत ख़ास तरीके से उस समय अकाली लोगों को धमकाया था कि जो है आप लोगों को हम
कंसीडर कर ले रहे हैं, नहीं तो आपने कब हमारी कौन-सी डिमांड माँगा है, एक्सेप्ट किया है। तो ख़ैर, ये पूरा एक जो है मैं वो कह रहा हूँ कि वो थॉट प्रोसेस पंजाब में कंटीन्यूअसली ज़िंदा रहा है और उसको जो है दोबारा से रिवाइज़ करने की कोशिश हो रही है। ये जो है इंटरनल पॉलिटिक्स है। अब इसको जो है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज देके इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में प्लेस किया गया और अभी जो है ये इशू दोबारा से हियरिंग के लिए आया। कल से आई थिंक या परसों से इस मामले पर हियरिंग शुरू हुई है। इसमें एक थोड़ा-सा जो मुझे मैं जब उसकी हियरिंग सुन रहा हूँ, तो एक मुझे जो बहुत सरप्राइज़िंग एस्पेक्ट लगा, वो ये लगा कि इस केस को के फ़ेवर में कि कैटेगराइज़ेशन नहीं होना चाहिए, इसमें इस केस के फ़ेवर में आर्गुमेंट करने के लिए कोई भी राज्य सरकार नहीं खड़ी है प्रेज़ेंट टाइम में, अभी तक तो कोई नहीं दिखाई दी। केंद्र सरकार भी इसके फ़ेवर में नहीं खड़ी है क्योंकि वो जानते हैं आप कि उसने तो 2001 में हुकुम सिंह कमेटी बनाया ही था उत्तर प्रदेश में ये काम करने के लिए। और जिस तरीके की जागरूकता शेड्यूल कास्ट में इन इश्यूज़ को लेकर होना चाहिए वो जागरूकता मुझे दिखाई नहीं दी कि ये इश्यू लिस्ट हुआ, हम लोगों ने इस पर थोड़ा बहुत बातचीत करने की कोशिश किया। लेकिन इस तरह के इश्यूज़ पर कोई ख़ास जागरूकता नहीं है, ख़ासकर ये कि अगर सब कैटेगराइज़ेशन होता है तो उसका क्या-क्या क्या पॉज़िटिव इम्प्लीकेशन हो सकता है? हमें दोनों पर बात करना चाहिए कि क्या पॉज़िटिव इम्प्लीकेशन हो सकता है और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा पूरा भारतीय समाज पे भारत के जो है राजनीति पे और इवन जो है मैं ये कहूँ कि इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी पे किस तरीके का जो है इम्प्लीकेशन होगा। अ, थोड़ा-सा मुझे अ, थोड़ा प्रॉब्लम इस वजह से दिखाई देती है क्योंकि जो है जब भारत का संविधान बन रहा था, तो उस समय एक बात पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है, वो बहुत क्लियर थे, क्लियर कट थे और मीन्स बिल्कुल उन्होंने उसके साथ कोई समझौता करने के लिए कोई वो तैयार नहीं थे। वो ये था कि चूँकि रिलीजियस बेस जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, उसकी वजह से उस समय की ये पूरी एक धारणा थी कि उसने भारत में सेपरे पार्टीशन की डिमांड को बहुत जो है एक्सिलरेट करने में, इंटेंसिफाई करने में बहुत मदद किया था। तो वो उस एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो लोग इस बात से 100% क्लियर थे मीन्स थ्रू आउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हम लोग देखेंगे तो उसमें इस बात को लेकर बहुत वो लोग क्लियर थे कि हम जो है किसी भी तरीके का रिलीजियस रिज़र्वेशन नहीं दे सकते हैं, रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं। अगर किसी समुदाय को रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो जाएगा तो उसके पास विकल्प खुले हैं। वो अपना जो है दूसरा राज्य, दूसरा देश भारतीय सबकॉन्टिनेंट में जो रिलीजन के बेस पर ही बन रहा है, वो आराम से वहाँ जा सकते हैं और अपने वो उनको कर सकते हैं। ये सारे कुछ-कुछ जो है बहुत उस समय बहुत क्लैरिटी थी। हालाँकि बाद में आज़ादी के बाद सेम कांग्रेस पार्टी और वो पार्टियाँ दोबारा से उन मुद्दों को लाई, जो कि उनके अपने नेता जवाहरलाल नेहरू से लेकर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर सारे लोग 30 साल पहले रिजेक्ट कर चुके थे। स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने कहा था कि नहीं, ये सब नहीं किया जाएगा। मुझे जो थोड़ा-सा 1-2 डेंजर शेड्यूल कास्ट रिज़र्वेशन के सब कैटेगराइज़ेशन में दिखाई देती है कि एक डेंजर ये दिखाई देता है कि लॉन्ग रन में ये उसी डायरेक्शन में जाएगा कि ये कहा जाएगा कि जो शेड्यूल कास्ट है उसको उसमें जो है ये सीधे-सीधे नहीं कहा जाएगा कि इसको रिलीजन के बेस पे सेपरेट कर दिया जाए, बल्कि कहा जाएगा कि हाँ, इसको कैटेगरी ए और कैटेगरी ए बी बना दीजिए।
एक खास समुदाय से आने वाले, खासकर पंजाब ले लीजिए। अब पंजाब में हम हमें क्या दिखाई देता है? मुझे सब कैटेगराइजेशन का लॉजिकल एंड ये दिखाई देता है कि जो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनकी एक कैटेगरी बनेगी, और जो शेड्यूल कास्ट सिखिज्म प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनकी दूसरी कैटेगरी बनेगी। महाराष्ट्र में मुझे इसी तरीके का आउटकम दिखाई देता है कि जो शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनकी एक कैटेगरी बनाई जाएगी। जो शेड्यूल कास्ट मीन्स नहीं बुद्धिस्ट बने हैं, उनकी दूसरी कैटेगरी बनाई जाएगी। और एक एक जो लार्जर, जो बड़ा डिवीजन शेड्यूल कास्ट में क्रिएट करने की कोशिश है, इसमें एक इसमें दिखाने के लिए कि कैटेगरी ए रिलीजन बेस्ड नहीं है और कैटेगरी बी रिलीजन बेस्ड नहीं है, उसमें क्या किया जाएगा कि एक जाति को, पता चला एक हिंदू जाति को अगर कैटेगरी बी, जो कि पूरी सिख जातियों के, उसमें एक उसको डाल दिया जाएगा और वैसे ही बी को कर दिया जाएगा। तो एक ये मुझे बड़ा जो है, बड़ा इंटरनल डेंजर दिखाई देता है डिवीजन का। दूसरा एक बड़ा ये इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास में, और वो है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में जो है ओबीसी रिजर्वेशन को सेपरेट, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। और उसमें जो है कि मीन्स पता चला कि एक कैटेगरी में मुस्लिम अपर कास्ट जातियों को डाल दिया गया, दूसरी कैटेगरी में मुस्लिम बैकवर्ड कास्ट की जातियों को डाल दिया गया, तीसरी कैटेगरी में हिंदू जातियों को डाला गया है, और एक एक दो दो जाति को इधर उधर सारी लिस्ट में डाल दिया गया, ताकि लगे कि हाँ ये रिलीजियसली न्यूट्रल है। लेकिन वो उसमें उसमें जो कोशिश है उस पूरे अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी की, उसको केवल कोशिश ये है कि जो रिलीजियस भारत में जो रिलीजियस डिवीजन है, उसको जो है फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए और ये किया जाए। एक मुझे ये इसके डेंजर बहुत एमिनेंट दिखाई देता है, और जिसकी वजह से मीन्स हमारे संविधान निर्माताओं ने पार्टीशन देखा था, और वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे, तो इन सारी एस्पेक्ट को उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली मना किया था कि प्रोहिबिट किया था, ये चीज़ नहीं हो सकता है। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई है कि एक एक दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई देती है कि जो इस पूरे स्कीम में जो प्रॉब्लमैटिक होने जा रहा है, जो अगर कैटेगराइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो ये है कि सीटों का बंटवारा एक रोस्टर सिस्टम से होता है। और अब वो रोस्टर सिस्टम मीन्स सुप्रीम कोर्ट का एक संविधान सभा की संवैधानिक बेंच के जजमेंट से पैदा हुआ, और फिर जो है वो आपका मीन्स संसद में अब वो एक्ट बन गया। तो रोस्टर जो है उसमें रोस्टर पोजीशन बेस्ड रोस्टर होता है और वैकेंसी बेस्ड रोस्टर होता है। हम लोग इस पर एक आर्टिकल लिखे हुए हैं, वो कुछ दिन में आ जाएगा, वो ईपीडब्ल्यू में रिव्यू में चल रहा है, तो आप लोगों को वैकेंसी बेस्ड और रोस्टर बेस्ड रिजर्वेशन में पता चले, डिफरेंस पता चलेगा क्या होगा। सो उसमें ये है कि अगर किसी समुदाय की परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन कम होता है, मान लीजिए कि 2% ही किसी समुदाय का रिजर्वेशन है, तो बहुत ढेर सारी बहुत मतलब ये संभावना है कि आपको मीन्स 200 अगर सीटें हैं तो उसमें आपको 2 ही सीटें मिलेंगी। लेकिन अगर आपका उसको क्लब कर दिया जाए, 4% रिजर्वेशन है, तो 4% सीटें मिलेंगी। लेकिन तो उसमें एक एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक्चुअली में जो 2% सीट है, वो सीट मिलेगी ही नहीं। अब मैं इस समय ये बात ट्विटर स्पेस में नहीं समझा सकता हूँ, ये इसके लिए ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत है या वाइट बोर्ड, जिस पर मैं इसको समझा सकता हूँ कि कैसे सीटें एक्चुअली में रिजर्वेशन होने के बावजूद भी पता चला कि आपके हिस्से में नहीं आएगी। ये दो जो है मेरे सामने बहुत एमिनेंट डेंजर हैं। अब इसमें जो मुझे सबसे सरप्राइजिंग चीज़ लगी, आज जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग सुना, तो हियरिंग में मुझे ये दिखाई दिया कि शेड्यूल कास्ट कि इस केस के अगेंस्ट आर्ग्यू करने के लिए लोग ही नहीं थे। बल्कि चीफ जस्टिस उसमें सरप्राइज थे कि अरे, जब इसके अगेंस्ट जो है कोई आर्ग्यू ही नहीं करेगा, तो दोनों पक्षों के
कि हियरिंग कहाँ हियरिंग जो है कौन करेगा, और मतलब दो दो पक्ष विपक्ष आर्ग्यू करेंगे तभी तो कोर्ट जजमेंट देगा। ऐसे में इस तमाम राज्य सरकारों ने, तमिलनाडु की राज्य सरकार, केंद्र सरकार और इन सब ने जो है इसके फेवर में वहाँ बिना कुछ सोचे समझे, विदाउट आर्गुमेंट, कम से कम आर्गुमेंट तो करना चाहिए कि आप आर्गुमेंट करिए। और जब तक आप आर्गुमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है, पता नहीं चलता कहाँ इस किसी चीज के नहीं, आपको हेलो। आपको एक पर्टिकुलरली पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब चाहते हैं कि ये कैटेगराइजेशन हो। देश में ये तीन चार राज्य, मतलब पूर्वियों के तीन राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुराना आंध्र प्रदेश और पंजाब, ये तीनों राज्य चाहते हैं कि ये कैटेगराइजेशन हो। सेकेंडली, उन्होंने ही इस तरह के लिटिगेशन शुरू किए हैं। थर्डली, इस समय जो अटॉर्नी जनरल है देश के, उन्होंने तमिलनाडु के लिए पिछली बार 5 जजों के सामने आर्गुमेंट किया था कि ये कैटेगराइजेशन होना चाहिए। उनका आर्गुमेंट स्वीकार करते करते हुए ही ये मैटर 7 जजों के पास भेजा गया है। तो कोई भी राज्य जो है इस चीज को अपोज करने की संभावना नहीं है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ही खुद विरोध में आर्गुमेंट कर चुके हैं और कह चुके हैं कि कैटेगराइजेशन होना चाहिए। तो इस समय वो सरकार की तरफ से आर्गुमेंट नहीं कर सकते, केंद्र सरकार की तरफ से, और उन्होंने स्टेटमेंट भी कर दिया है कि हमारा जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जो हमने पुराना आर्गुमेंट किया था और इस बार जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो केंद्र सरकार ने इनडायरेक्टली ये बात बोल दिया है, इन माय ओपिनियन, कि वो कैटेगराइजेशन के खिलाफ में नहीं है करके। यस। सो हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने ये बात कहा है, हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने ये बात कहा है कि ये स्टेट्स के पावर्स में नहीं आता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल दिन भर कोर्ट में हाजिर नहीं थे। यस। सो मैं उस पर बात आ रहा हूँ सर, आपको जो है मैं माइक दूंगा उस पर बातचीत शुरू करने के लिए। बट दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं लिसनर्स को अलर्ट करना चाह रहा हूँ कि इतना मतलब मैंने आप लोगों को जो बताया इशू, इसके इतने कॉन्सिक्वेंसेस होने के बावजूद भी मेरे लिए जो सरप्राइजिंग बात ये है, वो चीज़ ये है कि इस पर कोई बातचीत नहीं होना, बिल्कुल पूरी तरीके से खामोश रहना, और पूरे मीन्स ये बहुत बहुत डेंजरस है, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए या किसी भी समुदाय के लोगों के लिए। अगर आप जो है कुछ खास लोगों के बताई हुई चीज़ों पर आप लगातार लिखते, पढ़ते, बोलते रहते हैं, तो उससे एक चीज़ ये भी होता है कि इसे कहा जाता है कि हर्ड मेंटलिटी, मतलब ये भेड़ चाल की मेंटलिटी है। मेरे लिए ज़्यादा इस तरह के टर्म यूज़ जल्दी नहीं करता हूँ, लेकिन तो इसमें ये समस्या है कि कोई जो है 3 दिन से 4 दिन से खास मुद्दे पर की डिबेट करवा रहा है कि अरे आडवाणी को भारत रत्न क्यों दे दिया गया, तो पता चला कि पूरी हमारी जनता उधर लगी हुई है कि जो है उस पे डिबेट कर रही है और उसको पता ही नहीं चल रहा कि और क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब बहुत डेंजरस चीज़ है जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए है। मैं थोड़ा-सा नितिन जी को माइक दूँगा, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और मोस्ट लाइकली वो हो सकता है कि कल परसों में अगर उनको मौका मिलेगा तो वो केस में आर्गुमेंट करने जाएँगे। तो मैं चाहूँगा कि नितिन जी थोड़ा-सा अपनी बात रखें शॉर्टली, और ख़ासकर जो है पॉलिटिक्स और बाकी एस्पेक्ट मैंने कवर कर दिया है, तो उस पर आप ना जाएँ, नहीं तो बहुत चीज़ें रिपीट होंगी। बट लिसनर्स के लिए कोर्ट में क्या-क्या हुआ वो बात बताएँ, शेयर करें। और हमारे बीच में डॉक्टर शुभजीत नस्कर हैं, सो मैं उनको भी चाहूँगा कि आप जाइएगा मत, मैं आपको स्पीकर के तौर पर ऐड कर रहा हूँ, और आप भी क्विकली 5-7 मिनट में जो है अपनी बात को रखेंगे। फिर हम चाहेंगे कि 1 आध 2 लिसनर्स से क्वेश्चन भी ले लिया जाए तो बेहतरीन रहेगा। जी।
नितिन जी। अरविंद, थैंक यू। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और आप सब जानते हैं कि इसमें मतलब संविधानिक क्या स्थितियां हैं, क्या नहीं स्थितियां हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है उसको 5 मुद्दे में, क्योंकि इस विषय पर अभी मैं अपना कोई खास ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मुझे इसमें आर्गुमेंट करना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वही मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, विथआउट एक्सप्रेसिंग एनी इमोशन वगैरह, ये सारी चीज़ें, कोई अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किए बगैर। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जब मैटर हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में गुरमिंदर सिंह पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने ये आर्गुमेंट शुरू किया और उन्होंने कहा कि अ, ये जो SC ST के लिए आरक्षण है उसका वो समर्थन करते हैं, और लेकिन उसमें जो है वीकेस्ट टाबर को अ, मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस तरह का उन्होंने आर्गुमेंट शुरू किया कोर्ट में। और उन्होंने कहा कि चिन्नैया जो जजमेंट है वो चिन्नैया जजमेंट गलत है, क्योंकि चिन्नैया जजमेंट ने 2004 में ये कहा था कि ये होमोजीनियस क्लास ऑफ पीपल है, और होमोजीनियस क्लास ऑफ पीपल होने की वजह से जो है इनका सेपरेशन नहीं किया जा सकता। तो ये उनका आर्गुमेंट जो चिन्नैया में है वो गलत है। उनका कहना था कि इनमें डिस्पैरिटीज बहुत है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है, कुछ लोगों को बहुत कम रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है, और उसकी वजह से जो है उनमें इतनी डिस्पैरिटीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो गोल है कॉन्स्टिट्यूशन की कि लोगों के साथ सोशल जस्टिस होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिलना चाहिए, तो उसका वायलेशन होता है, क्योंकि SC की सारी सीटें कोई एक दो जाति के लोग खा जाते हैं, ऐसा उनका आरोप था। वो सही है कि नहीं है वो तो रिपोर्ट बताएगा, लेकिन ये आरोप है उन लोगों का। इसीलिए उन्होंने कहा कि SC ST जो है SC जो है होमोजीनियस क्लास ऑफ पीपल नहीं है, इसीलिए जो फाइंडिंग है चिन्नैया जजमेंट की वो गलत फाइंडिंग है, और वो गलत फाइंडिंग होने की वजह से जो है उस सब्जेक्ट में वो चिन्नैया जजमेंट गलत हुआ है। दूसरा उनका कहना यह है कि चिन्नैया जजमेंट ने कहा है कि इंदिरा साहनी ने बताया है, इंदिरा साहनी जजमेंट 92 का है, वो 9 जजेस बेंच जजमेंट है, उसने ये बताया है कि जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC है उसको इंदिरा साहनी ने मना किया है, वो गलत है। इंदिरा साहनी ने सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC को परमिट किया है, क्योंकि SC भी जो है वो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स में आते हैं, जो 16(4) में लिखा गया है। 16(4) ओरिजिनल आर्टिकल है, तो उसमें लिखा गया है, ऐसा उनका मानना था। और उसके वजह से जब 16(4) में दूसरे जो बैकवर्ड क्लासेस है उनका यदि सब कैटेगराइजेशन अलाउ कर किया है, इसका मतलब SC का भी अलाउ किया है, ऐसा उनका आर्गुमेंट था। बाद में उन्होंने आर्गुमेंट किया है कि जो चिन्नैया जजमेंट है वो चिन्नैया जजमेंट स्टेट के जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उनको छीन रहा है। उनका कहना था कि जैसे आर्टिकल 15 क्लास 4 एंड 16 क्लास 4, ये जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, 46 भी है कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, तो वो, और 335 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सेफगार्ड्स जो SC ST के है उधर है। तो उनका कहना था कि ये जो सारे आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लागू करने के लिए स्टेट के पास पावर है, और स्टेट के पास पावर होने की वजह से वो जब लागू करते हैं तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो जो वीकेस्ट लोग हैं, वीक वीकेस्ट अमंग द वीक जो लोग हैं उन लोगों को वो प्रीफरेंस दे। इसीलिए उन्होंने 2006 में एक कानून लाया था जिसके तहत मजहबी और वाल्मीकि और मजहबी ऐसी दो जातियों को उन्होंने अलग किया था, और अलग करके उन लोगों को 50% रिजर्वेशन दिया था। जिसका मतलब ये है कि सपोज 10 सीटें यदि आरक्षित है SC समुदाय के लिए,
तो उसमें से 5 सीटें वाल्मीकि और मजहबी इन जातियों को जाएगी, और वाल्मीकि और मजहबी इन जब जातियों को जाएगी ये 5 सीटें, तो उन्हीं में से उनको सिलेक्ट किया जाएगा। यदि उनमें से कोई इलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता है तो फिर बाकी जातियों को, ये एससी की मतलब बाकी सभी लोगों को वो सीटें जा सकती हैं। तो प्रीफरेंस उन लोगों ने दिया था, उन्होंने कहा कि हम तो सब कैटेगराइजेशन नहीं कर रहे, हम लोग प्रीफरेंस दे रहे हैं कुछ जातियों को कि ये लोग जो है इन जातियों को वहां लेके जाए। इस समय चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जब आप उनको प्रीफरेंस दे रहे हैं तो आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि संविधान की आर्टिकल 341 में किसी जाति को एक्सक्लूड करना, इंक्लूड करना, ये पार्लियामेंट के पावर में आता है। तो आप जब बाल्मीकिस और मजहबीस को प्रीफरेंस दे रहे हैं तो बाकी लोगों को उस प्रीफरेंस से आउट कर रहे हैं, मतलब एक्सक्लूड कर रहे हैं आप। तो जब आप कंप्लीटली एक्सक्लूड कर रहे हैं वहां से, तो वो तो आपके पावर में नहीं आता, वो तो पार्लियामेंट के पावर में आता है। तो उन्होंने कहा कि हम एक्सक्लूड बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रीफरेंस दे रहे हैं, और प्रीफरेंस में यदि वो लोग नहीं मिलते तो हम बाकी लोगों को दे रहे हैं। उनका कहना था कि हमारे पास डेटा है, और वो डेटा जो है वो जिसमें यह बताया गया है कि जब 500 सीटें यदि एससी की है तो उसमें से चंद सीटें ही जो है उन जातियों को मिली हुई हैं, वो मोस्टली सफाई कर्मचारी की जातियां हैं, ऐसा उनका कहना था। बाद में इस बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो है उन्होंने इंटरजेक्ट वगैरह किया, और उन्होंने कहा कि जो जो एससी समुदाय में जो लोग आईएएस आईपीएस बन जाते हैं उनके लड़के वो सेम डिसएडवांटेज फेस नहीं करते, तो वो लोग भी रिजर्वेशन ले लेते हैं। तो वो लोग उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो जो एजी ने कहा कि जर्नैल सिंह का जो जजमेंट है वो दैट टेक केयर्स ऑफ इट, ऐसा एजी का कहना था। लेकिन वो जज साहब को उसके बारे में पता नहीं था, तो चंद्रचूड़ ने कहा कि वो जर्नैल सिंह हैज टेकन केयर ऑफ इट। तो उनका कहना था, जो एससी समुदाय के जज आते हैं उनका कहना था कि वह एससी एसटी में क्रिमिनल नहीं लग रहा है। तो दैट मैटर वाज सेटल्ड देयर। फिर ये जब सब आर्गुमेंट हो रहे थे तो उन्होंने ये कहा है कि जो पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन में जो 16 क्लास 4 एंड 15 क्लास 4 हैं, उसमें जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट है उसको ही आप मना कर रहे हैं कि आप किसी तरह से प्रीफरेंस इनएडक्वेट रिप्रेजेंटेशन किसी कम्युनिटी का यदि है तो उसको आप प्रेफरेंस नहीं दे सकते। तो इसका मतलब जो है आप 16 क्लास 4 लागू करते समय उसमें कौन सी जातियों के लिए लागू करना है ये डिसाइड करने का अधिकार स्टेट को आप नहीं दे रहे हैं। तो ये बेसिकली आर्गुमेंट्स कोर्ट में आज हुए, और ये आर्गुमेंट्स काफी मतलब इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट हुए हैं। कल एक जो एक दूसरी साइड से भी आर्गुमेंट हुआ है, मतलब उसी साइड में एक दूसरा भी आर्गुमेंट ये हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2004 का ईवी चिनिया, वो जजमेंट ये कहता है कि आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते इस तरह से बाइफरकेट करके। लेकिन उन्होंने खुद ही कहा है, कॉन्करिंग जजमेंट है एच के सेमा साहब का, उन्होंने कहा है कि आप रिजर्वेशन के एवज में दूसरी कुछ प्रोविजन है जो इनको इनेबल कर सकते हैं कॉम्पीट करने के लिए, वो कीजिए। तो उनका कहना है कि फिर ये जजमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऐसा उनका कहना है। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में बहुत इम्पोर्टेंट हुई है आज, और मुझे लगता है कि अभी तो कुछ मतलब बताना मुश्किल है, लेकिन मेरा अपना ऐसा ओपिनियन है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये बाइफरकेशन के लिए परमिट कर दे। ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो थैंक यू सो मच ओके। अरविंद। शुभजीत भाई, शुभजीत नस्कर जी, मैंने इनविटेशन भेजा है शुभजीत नस्कर जी को। सुन रहे हैं शुभजीत भाई? क्या आप आवाज उठा सकते हैं?
ओके, कोई किसी को कोई सवाल या कोई जो है किसी को कुछ पूछना हो तो क्विकली जो है ज़रा आप, हाँ, शुभजीत जी आ गए। यस, शुभजीत भाई। अरविंद जी, अ, am I मैं audible? क्विकली क्विकली आप लोगों से शुभजीत जी का परिचय करा दूँ। डॉक्टर शुभजीत नस्कर जादवपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, और मीन्स शेड्यूल कास्ट के राइट्स को लेकर स्टूडेंट के दिनों से बहुत एक्टिव रहे हैं। आप मेरे सीनियर थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। एक दूसरा व्यक्तिगत परिचय भी है। सो शुभजीत नस्कर जी। नहीं, अरविंद भाई, थैंक यू सो मच। ये तो एक्चुअली मैं सोच ही रहा था कि सिंस this is such an important topic, so somebody has to take. So I am going through some medical emergency at home, so I thought that. But I mean, needless to say that you have taken over the whole thing, and of course, since Nitin ji is also with us, so we can always from time to time get to know that what is the legal side of this. But I have missed probably the first part of the probably the political ramifications and social ramifications of the this whole debate on SC/ST reservation subcategorization. But as I think Nitin ji जो कह रहे थे कि जो चिन्नैया जजमेंट के बाद और ये साइड उन्होंने बता दिया, लेकिन मैं काफ़ी थोड़ा-सा सोशियो पॉलिटिकल साइड को लेके काफ़ी थोड़ा परेशान हूँ कि एक तो बहुत दिनों से एक जो डिबेट चल रहा है, और आज जो बेंच 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर, जो इस मुद्दे को सुन रहा है, सब कैटेगराइजेशन अमंग शेड्यूल कास्ट। तो इसमें एक तो अभी यहाँ पे बड़ी दुख की बात है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक आदिवासी तो बन सकते हैं थैंक्स टू बाबा साहेब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई आदिवासी जज नहीं है। और इस बेंच में मोस्ट प्रोबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर इज नो एससी जज नहीं, नहीं, इन द इसमें है इसमें शुभजीत भाई, जस्टिस गवई है। Justice Gavai is there. Okay, so but majority of the judges are not from are from the non-SC castes, uh, if I'm not wrong. So नहीं, सुभजीत भाई को मैं थोड़ा इंटरजेक्ट करना चाहता हूँ, परमिशन हो तो। मेरा ऐसा अपना ओपिनियन ये है कि डाइवर्सिटी जरूरी है कोर्ट्स में, लेकिन अपने जो खुद के ही जजेस होते हैं वही मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे अपोजिशन में जाते हैं, ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है। नहीं नितिन जी, ऐसा है कि इसमें जो ग्लोबल रिसर्च है वो ये बताती है कि किसी भी संस्था में जब तक किसी समुदाय का, जब वीमेन के कॉन्टेक्स्ट में ये रिसर्च है, वो ये बताती है कि 1/3 जो है, जब तक नंबर नहीं पहुँचती है, तब तक आप ये उम्मीद नहीं करिए कि वो जो है। मैं एग्री करता हूँ तो इस चीज को, मैं एग्री करता diversity का ये ग्लोबल जो है, हूँ। आई एग्री ये विद दिस। ग्लोबल रिसर्च पेपर्स में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया है। बल्कि यूएन कन्वेंशन हुई थी 92 में या 93 में बीजिंग में, और उसमें इसको रीअसर्ट किया गया था कि इसी वजह से जब वीमेन रिजर्वेशन की बात आती है तो मीन्स 1/3 रिजर्वेशन की बात आती है, 33% रिजर्वेशन की बात आती है, उसका yes, लॉजिक ये है। तो एक दो जजेज के रहने से कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, बल्कि उससे जो है ये भी हो सकता है कि वो आदमी जो है ज़्यादा रिग्रेसिव तरीके से आपके अगेंस्ट बोले। ये जो है कास्ट पर और इथनिक इनइक्वालिटी पर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर, ये सारे जो है आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। तो एक दो व्यक्ति उसमें होने से विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यस शुभ जी। हाँ, तो इसमें अरविंद भाई, जो कि नितिन जी कह रहे थे, और जहाँ से ये चीज डिबेट जहाँ पे जो कि जो 2004 का 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो स्टक डाउन किया था,
आंध्र प्रदेश का, जिसमें ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। तो उसमें जो आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन एंड रिजर्वेशन एक्ट था 2000 का 2000 का, तो वो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, और जिसका मैं सोशियो पॉलिटिकल मुझे लग रहा है साइड को सोचना चाहिए। वहाँ पे उन्होंने एक बात कहा, फॉर बीइंग वायलेटिव ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, इस तरह का सब कैटेगराइजेशन करना। और दूसरी बात जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट रहा, मुझे लगा, और नितिन जी भी कहा अभी, आर्टिकल 341 का, जो और कोर्ट खास करके इस आर्टिकल के ऊपर अटेंशन डाला कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एससी कम्युनिटीज। तो इसमें और थर्ड एक पॉइंट जो कि जिसको लेके हम लोग पिछले दिनों भी काफी इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन की है, और जिसको लेके इन्होंने इस चिन्नैया जजमेंट ने रैशनल दिया है कि इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लासिफाई करता है सर्टेन कास्ट इन अ शेड्यूल, जो कि खास करके हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेट फेस किया, और उसका कारण ये है कि ये बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और ये काफी मुझे लगता है पॉइंट, इस मुद्दे के ऊपर मुझे लग रहा है थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि अनटचेबिलिटी इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पैरामीटर, और जो कि पिछला जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ये था एक्ट था 2000 का, शेड्यूल कास्ट जो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट, उसको स्ट्रक डाउन किया। तो अनटचेबिलिटी का, जो अनटचेबिलिटी के बेसिस पे एज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जब ये लिस्ट बनता है और इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, तो आज का जो सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, खास करके जिसके ऊपर मुझे लगता है कि अरविंद भाई ने बात की, अगर रिपीटेटिव हो जाए तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, और इसको सामने रखते हुए खास करके इस मुद्दे को लेके, एक तरफ जहाँ पे कास्ट सेंसस हुआ है बिहार में, और दूसरी तरफ उसको लेके बीजेपी गवर्नमेंट का जो अपना उसके ऊपर स्टैंडिंग है, वो हम सबके सामने है। और जो कि बीजेपी को वहां से कहा गया था कि आप लोग अगर नेशनली करेंगे तो ये सब अच्छा है और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया का दूसरा बड़ा पार्टी कांग्रेस, वो भी काफी कास्ट सेंसस को लेके, और उनका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेज राहुल गांधी खुद भी काफी जोर शोर से भी, और कांग्रेस के खास करके प्रेसिडेंट, वो भी जोर शोर से उठा रहे हैं। और आज कांग्रेस का ट्विटर हैंडल में ही आया कि 50% रिजर्वेशन भी राहुल गांधी ने खुद कहा। तो वो तो एक चर्चा का विषय है, उसके ऊपर ओपन एंडिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि एक तरफ जब ओबीसी रिजर्वेशन का कैप जो है वो बढ़ा, और बिहार के कास्ट सेंसस के बाद, और दूसरे जगह मुझे लगता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना गवर्नमेंट भी शायद कास्ट सेंसस करने जा रहा है। तो और इस टाइम में शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन को लेके चर्चा हो रहा है। ये इसका एक सोशियो पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस है, जिस रैमिफिकेशंस में मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर इस तरह का सब कैटेगराइजेशन कोट करेंगे, जो कि नितिन जी हमेशा ये पिछला जो मुद्दा था, जिसके ऊपर अरविंद भाई आप खुद आर्टिकल लिखे हैं, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन को डाइल्यूशन का जो मुद्दा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं भी उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा जोड़ के भी देखना चाहता हूँ, और हो सकता है कोई ना भी देखे, लेकिन पॉलिटिकल लैंडस्केप ऐसा है, मुझे लग रहा है कि आई सी सम काइंड ऑफ कंस्पिरेसी। मैं आपको बात खत्म करते हुए एक बंगाल का
बंगाल का मेरा अपना जो होम स्टेट है उसका एग्जांपल दूंगा। जो ये पंजाब गवर्नमेंट का हो या आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जो है, वो लोग कहते हैं कि जो सबसे इस कम्युनिटी के अंदर बैकवर्ड है उसको ज़्यादा फॉरवर्ड करने के लिए हम प्रेस करेंगे, इस तरह का सब कैटेगराइजेशन करके। तो जैसे कि शायद मजहबी सिख और वाल्मीकि को उस पंजाब वाले में वो किया गया था कैटेगरी ए में। तो बंगाल में आप देखेंगे बहुत सारे कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, लेकिन आप अगर बाहर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही कम्युनिटी का नाम आप सुनेंगे चर्चा होते हुए, उसके ऊपर बहुत सारे आप अपर कास्ट रिसर्चर्स भी पाएंगे, रिसर्च किया हुआ है, उसका नाम है नमोसूत्रा। तो लेकिन नमोसूत्र कम्युनिटी के साथ-साथ और भी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे है पौंड्र है, अ, चमार हो गया है, फिर आपका दूसरा बहुत सारे। तो इसमें मसला ये है, अगर बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि नमोसूत्रों का चर्चा तो होता है, मतलब ये अगर कोई कहेंगे कि नमोसूत्रों, क्योंकि अभी सेंट्रल में नमोसूत्रों का एक मिनिस्टर भी है, सिपिंग, जो कि एकदम मतुआ उस सेक्ट से आते हैं, शांतनु ठाकुर उनका नाम है। तो ये नमोसूत्रो आप देखेंगे वो तो एक फेस के तौर पे गया है वहाँ पे, लेकिन ऐसा भी है, अगर ये बोलेंगे कि क्योंकि इनको रिप्रेजेंटेशन मिला, इनका काफ़ी डिस्कोर्स है, नमोसूत्रों का डेवलपमेंट बोर्ड बना स्टेट के तरफ से, तो वो काफ़ी जो है फॉरवर्ड हो गए विद इन द एससी, ये गलत होगा। क्योंकि अगर मतलब जो जमीन पे देखेंगे, जो कि हम लोग हर दिन देख रहे हैं, in fact being somebody from that group, so they are not you can't sub classify them within the SCs, because जो जमीनी लेवल पे इनका बहुत सारे नवशूद्र ग्रुप है जो कि उनको काफी बैकवर्ड है। तो इस तरह का मुझे लग रहा है नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है विद इन, एक तो दो इसके डेंजर मुझे नजर आता है। एक तो it is not to subcategorize the SC/ST reservation, but subdivide यस, is what I feel to call it probably. And second is उसके ऊपर काफी स्ट्रेच करके हम लोग पॉलिटिकल आर्गुमेंट, मुझे लगता है अरविंद भाई का पूरा रिसर्च है ये सब चीजों के ऊपर, मेरा थोड़ा अलग साइड है। तो सेकंड वो अगर लिखेंगे आर्टिकल तो इसके बाद, और ट्वीट भी किया आपने, मैं देखा। और सेकंड बात ये है कि मुझे लग रहा है कि ये एक पोस्ट कास्ट सेंसस का एरा अगर हम कहेंगे, अभी जो, और एक बहुत काफी स्ट्रॉन्ग सा नैरेटिव जो फैला है, और काफी उसका ट्रैक्शन मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो अपोजिशन अलायंस है वो भी इसको लेके इस मुद्दा को ट्रैक्शन देने का कोशिश कर रहा है इन फ्रंट ऑफ जो आ, कोई कह रहा है टेम्पल पॉलिटिक्स हो रहा है बीजेपी का, इस तरह से। तो ये SC/ST का एक कहीं ना कहीं देश भर में पिछले दिनों से और आगे भी मुझे जो नजर आ रहा है, एक बहुत यूनाइटेड एक फूटिंग तैयार हो रहा है, पॉलिटिकल और इवन सोशल। और उस फूटिंग को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक डिस्टर्ब करने का भी एक और डिस्टर्ब होने का, या आई वुड रादर से दैट देयर इज अ ploy to rupture in political science, that's how we call it in sociological words, रप्चर करने का एक ये भी हो सकता है। इतना ही मैं कहूंगा अरविंद जी। यस, थैंक यू शुभजीत भाई। मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है। आज मैं जो है सुबह ही फ़ोन चार्ज करके आया और मुझे लगातार बैक टू बैक 4 क्लास लेनी पड़ी, तो फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है। बट क्विकली हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों से एक आध 2 क्वेश्चन ले लें। बस एक 30-32 सेकंड देंगे, सो अगर किसी के क्वेश्चन हो तो हाथ आप लोग उठा दें। सो हम उनको जोड़ लेंगे और आप अपना सवाल रेज़ कर सकते हैं। अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो कोई बात नहीं, ऑडियो तो अवेलेबल रहेगा आपको सुनने के लिए। सो हम जोड़ने जा रहे हैं, कोई एनसीआर अड्डा है। आप जो है, यस। हाँ, जय भीम सर, जय भीम आप सभी को।
सर जैसा कि आपने अभी बताया इतनी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इतना क्रिटिकल ये मैटर है। मैं बस एक आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई है कि हम लोग इतने एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में जो हम बहुजन लोग हैं इतने लापरवाह हो गए हैं कि इतने इम्पोर्टेंट मैटर को हाँ मतलब हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था। और आज हम लोग आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने इस मैटर को ध्यान दिया और सब लोग आपने एक स्पेस रखा ताकि सब लोगों में अवेयरनेस आ पाए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों में जो आपने भेड़-चाल वाली बात की है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमने 2, 3, 4 लोग ऐसे फॉलो कर रखे हैं कि बस कोई हमारे मुद्दों की बात करेगा तभी हम उन मुद्दों पे बोलेंगे। अगर कोई हमारी बात नहीं करेगा तो भले ही हमें न्यूज़ में आर्टिकल दिख रहा हो, चाहे कहीं हियरिंग का जैसे लाइव लो पे अपडेट आता रहता है हमें दिख रहा हो, हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये हमारी बहुत गंदी आदत बन गई है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया। मैं बहुत दिन से काफ़ी लोगों को टैग किया लेकिन किसी ने इस चीज़ को उठाया ही नहीं था। और बस मेरी तो उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी कि कोई इस यस। मुद्दे को उठाएगा। आपने उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी तभी मैंने इसको ट्वीट कर दिया था। लेकिन तो 8-10 जो शेड्यूल कास्ट में मीडिया चैनल्स हैं, उनको भी ख़ास तरीके की खबरें चलाने में मज़ा आता है। बेसिकली वो कहीं से दूसरी जगह से गाइडेड हो रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि वो कहीं दूसरी जगह से गाइडेड हो रहे हैं और जनता को पूरी जो है भेड़ में बदल दिए हैं। माइंडलेस लोग लोग जो है कन्वर्ट हो गए हैं। ये बहुत बहुत खतरनाक साइन है अगर जो है इस तरह का हो रहा है। धन्यवाद रवि आर्या, आपने बहुत बेहतरीन बात कही और सर मैं इसके बाद एनसीआर बोल रहा हूँ। यस। मैं एनसीआर ही बोल रहा था। और जी एक जी। एक चीज और सर, इसमें ना मेरे को तो बस एक ये और लगता है कि एससी कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन करके एक एससी कैटेगरी में जितनी जाति है इनको एक आपस में लड़ाने का मतलब एक षड्यंत्र सा हो रहा है कि ताकि दलित पॉलिटिक्स को एकदम से बैकफुट पे लाया जा सके। मेरे को इस सब कैटेगराइजेशन का एक ये नेगेटिव पॉइंट बहुत बड़ा लग रहा है। यस यस यस, ये बात हम लोगों ने भी शुरू में रखा था। धन्यवाद। रवि आर्या, आप शायद कुछ कहना चाहते थे? जी सर, सभी को जय भीम। सर जय मैं भीम जय पूछना भीम। चाहता था कि ये लोग जो संविधान बदल देंगे, एससी एसटी खत्म कर देंगे, तो ये क्या एक मिथ है या फर्जी खबर भी बनाया जाता है इस चीज को? आप लोग से भी जानना चाहता हूँ आपकी राय। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत आकर्षित होते हैं। जो लोग दिन भर ट्वीट करते रहते हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल जा रहा है, वो उनका जब वो कह रहे हैं कि संविधान बदलो तो उससे मतलब क्या है उनका? क्या उनको पता है कि ये जो पर्टिकुलर इश्यू है, ये इश्यू जो है अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहे कि संविधान बदला जा रहा है, तो आप कैसे जान पाएँगे कि भाई संविधान बदला जा रहा है? अगर मुझसे कोई पूछे कि कब आप कहेंगे कि संविधान बदला जा रहा है? तो मैं सीधा-सा कहूँगा कि मेरे पास उसके आइडेंटिफ़िकेशन के बहुत आसान तरीके हैं, कि हमारे किसी ये दुनिया भर के किसी भी देश में ऐसे ही होता है। कि देखा जाता है कि जब संविधान ओरिजिनली बना था तो क्या बात हुई थी किसी भी मुद्दे पर। अगर वो बात बदली जा रही है तो इसका मतलब संविधान बदला जा रहा था, बदला जा रहा है। अगर हमारे संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये चीज़ तय किया था कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन ऐसे होगा, तो अगर उस चीज़ को बदला जा रहा है तो मतलब वो संविधान बदला जा रहा है। अगर हमारे देश की संविधान सभा ने ये तय किया था शेड्यूल कास्ट में ये समुदाय के लोग नहीं होंगे, तो अगर उनको शामिल करने की कोशिश की जा रही है, तो संविधान बदला जा रहा है। लेकिन तो और संविधान जो है बदलने का काम दुनिया में या खासकर भारत में केवल जो है सरकार नहीं करती है। संविधान बदलने का काम हमारे यहाँ बहुत व्यापक स्तर पर न्यायपालिका की तरफ से हुई है। क्योंकि जो है वो खुन्नस खाए हुए जमींदारों परिवारों के लोग थे, जो संविधान सभा में नहीं थे। वो जो है मीन्स वो लोग जो है जुडिशरी में घुस गए और उन लोगों ने सोचा कि हम जो मन करे मीन्स जिस शब्द का जो मन चाहेंगे वो एक्सप्लेनेशन देंगे, वो माना जाएगा। तो ये वहाँ से भी बदलने की कोशिश होती है। इस वजह से केवल जिसको कहते हैं रिटोरिक्स,
रिटोरिक्स और सब्सटेंस, मतलब अगर सर्च करेंगे तो ये सब जो लोग कहते हैं कि संविधान बदला जा रहा है, ये रिटोरिक्स है। ये आप कभी भी 1950 से लेकर अगले 200 साल 300 साल तक ये बोलते जाइए, उसका कोई मतलब नहीं, अनलेस एंड अनटिल ये ना बताया जाए कि क्या उसमें बदला जा रहा है। भाई ऐसे थोड़ा नहीं है कि जो है कह देगा कोई चोरी हो गई, चोरी हो गई, कुछ बताना पड़ेगा ना कि ये चीज चोरी हुई है। तो एग्जैक्टली यही चीज इसमें है कि क्या चीज जो है बदला जा रहा है, ये तो बोलना पड़ेगा। सो धन्यवाद रवि। अगले स्पीकर विकी, शायद मुझे लगता है, हाँ रवि। थैंक यू सर। यस विकी, आप कुछ कहना चाहते हैं? विकी के अलावा एक ट्विटर हैंडल कोई योद्धा वॉरियर हैं, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? कोई सवाल है आपका? ओके। सरनाम सिंह है कोई, ये भी स्पीकर के तौर पर ऐड हैं। सरनाम सिंह जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। ओके, किसी और का अगर सवाल हो तो क्विकली आप हाथ उठा दें, हम सवाल को ले लेंगे। नहीं तो इस स्पेस को क्लोज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी 7 बजने वाले हैं और 1.5 घंटे के आसपास स्पेस चल गया। काफ़ी रात हो चुकी है, वहाँ तो 12 से ज़्यादा हो गया होगा। और आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो है ये जो स्पेस रिकॉर्डेड रहेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रिट्वीट कर दें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। और तमाम जो है लोगों को प्रेशराइज करें कि इन चीज़ों पर लिखना शुरू करें और बोलना शुरू करें, ताकि जो है कोर्ट वगैरह में, गवर्नमेंट्स वगैरह में ये सब बातें जा पाएँ। सो मुझे लगता है अब किसी का और कोई सवाल नहीं है, सो हम लोगों को कंक्लूड करना चाहिए। जी सर, नितिन जी? और जी सर, आप एक बार मतलब इस मुद्दे पे जैसे कोई अगर अपडेट हो, आप प्लीज मतलब एक बार जैसे आपने स्पेस लगाया, अगर आप बताएंगे तो लोगों में काफी अवेयरनेस आएगी और हम भी इसको शेयर करते रहेंगे, लिखेंगे इस बारे में। श्योर 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 श्योर। ओके ओके, थैंक यू, गुड नाइट।